वेलकम बैक बच्चों हम लोगों ने अपने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के लास्ट लेक्चर के अंदर उसकी एप्लीकेशन स्टार्ट की थी। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की क्या एप्लीकेशंस होती है और हम लोगों ने 4 एप्लीकेशंस कवर की थी। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जब हम सिंथेसाइज करते हैं कंपाउंड, वो होती है इन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। तो जो एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है फिफ्थ, वो है इन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। इसको एक बार समझते बच्चे, क्या मीनिंग इन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। क्या हुआ कि आपने कोई कंपाउंड बनाया इन वाटर। अगर आपने कोई कंपाउंड बनाया वाटर के अंदर, कोई कंपाउंड था ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। किस में प्रेजेंट है? वाटर के अंदर, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। वाटर भी प्रेजेंट है वहां पे, या एक्वस सॉल्यूशन बोल सकते हो उस कंपाउंड का। अब आप इस वाटर के अंदर से उस कंपाउंड को निकालना चाहते हो। आप चाहते हो कि इसके अंदर से जो कंपाउंड आपने बनाया था वाटर के अंदर, उसको आप वहां से निकालना चाहते हो, या आपकी इंप्योरिटी प्रेजेंट उस कंपाउंड के साथ साथ आप उन इंप्योरिटी को निकालना चाहते हो। तो आप क्या करते हो कि यहां पर इसके साथ एक आप दूसरा सॉल्वेंट ले लेते हो, इमिसिबल सॉल्वेंट, कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, क्योंकि ये वाटर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आपस में सोल्यूबल नहीं होती है, इमिसिबल होते हैं, और आप इसको शेक करते हो। शेक करने के बाद क्या हो गया कि आपकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो आपका कंपाउंड है, जो ये आपकी इंप्योरिटी है, क्या कि वो ज्यादा सोल्यूबल होना चाहिए इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, मोर सोल्यूबल, इसकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। तो वो क्या करेगा, क्योंकि जैसे अभी हम लोगों ने किया था लास्ट एप्लीकेशन में कि आपने CS2 लिया था, उसमें आयोडीन डाल के सेक किया, और जब वाटर लगाया, वाटर डाला और सेक किया, तो इसमें से कुछ आयोडीन किस में चला गया? वाटर में, क्योंकि ये वाटर में जा सकता है। तो जब आप क्या करते हो, उस इंप्योरिटी को आपने रिमूव करना है या उस कंपाउंड को एक्वस से सेपरेट करना था, तो आप ऑर्गेनिक सोल्वेंट लोगे। इस ऑर्गेनिक सोल्वेंट के अंदर उसकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा होगी, तो ये क्या होगा, ये कंपाउंड यहां से इसमें आ जाएगा। और अब ये दोनों कंपाउंड अलग अलग दिखाई देते, तो हम सेपरेटिंग फनल से इनको सेपरेट कर सकते हैं। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड से इस कंपाउंड को सेपरेट करना हम अलग अलग मेथड से कर सकते हैं। डिस्टिलेशन से कर सकते हैं, क्रिस्टल बना सकते हैं उसका, या अलग अलग मेथड से हम कर सकते हैं। तो हमारा मेन मोटो कि हमें यहाँ से एक्वस वाटर को रिमूव करना है और उसको हमने सेपरेट करना है। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल होता है कि ये इंप्योरिटी होगी, अगर यहाँ से इंप्योरिटी है, इंप्योरिटी ज्यादा सोल्यूबल होगी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो केवल इंप्योरिटी चली जाएगी और हमारे पास क्या बचेगा? प्योर कंपाउंड बचेगा। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं? फॉर एग्जांपल के साथ करते हैं। इन केस ऑफ इन केस ऑफ ऑर्गेनिक एसिड इन वाटर, कि अगर हमारे पास में कोई एलाइक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड है, सक्सिनिक एसिड प्रेजेंट है वाटर में। क्या था? ये वाटर था, इसके अंदर सक्सिनिक एसिड प्रेजेंट है, सक्सिनिक एसिड, कोई भी ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट थी। तो अब आप इस ऑर्गेनिक एसिड को वाटर से सेपरेट करना चाहते हो। आपने कुछ एसिड लिया, 5 ml आपने वाटर में डाल दिया। अब आप चाहते हो कि उसको वाटर से सेपरेट कर दियो, वाटर आपको प्योर दिखाई दे। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक यहाँ पे ऑर्गेनिक सोल्वेंट लेना पड़ेगा, कोई भी। अब जब इसको आपस में मिक्स करोगे और उसके बाद थोड़ी देर सेटल डाउन करोगे, तो ये सक्सिनिक एसिड कुछ इसमें चली जाएगी। फिर इसको आप सेपरेट करोगे, फिर ऑर्गेनिक सोल्वेंट लोगे, फिर मिक्स करोगे, फिर ये इसमें चली जाएगी, क्योंकि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट है वो फेवर करता है कि वो ऑर्गेनिक सोल्वेंट में चला जाए, क्योंकि इसके अंदर इसकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा है। अब ऐसे आप 10 बार 15 बार, एक बार करोगे तो आपकी कम जाएगी, फिर दोबारा क्या है, फिर कुछ अमाउंट, तीसरी बार करोगे तो कुछ अमाउंट, फिर 4th बार करोगे तो कुछ अमाउंट। इसका मतलब है कि अब जितने टाइम इसको मल्टी स्टेप बनाओगे, उतनी ज्यादा बेटर ये सक्सिनिक एसिड आपकी सॉल्वेंट में चली जाएगी और आपका वाटर प्योर। तो ये मल्टी स्टेप एक्सट्रैक्शन होता है कि आप इसके अंदर एक ही बार में सारे के सारे सॉल्वेंट को लेके यूज ना करके आप स्मॉल अमाउंट लेते हो, ताकि उसकी इंप्योरिटी या जो उसको आप सेपरेट करना चाहते हो उसमें चला जाए, और इन दोनों को आप इजीली सेपरेट कर सकते हो, आपको ये प्योर मिलेगा। तो यहां पे लिखा इन केस ऑफ ऑर्गेनिक एसिड इन वाटर कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय यूज ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ये ऐसा कर सकते, कैन बी एक्सट्रैक्टेड और सेपरेटेड फ्रॉम वाटर, ये लिखा है फ्रॉम वाटर बाय यूज ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ये कर सकते हैं। एंड वी कैन फर्दर increase the distribution coefficient in favor of
organic solvent by suppressing the solubility of solute or compound, या जो भी हमने लिखा है किसमें, ये क्या लिया था, ऑर्गेनिक एसिड इन वाटर, फर्दर बाय एडिंग की जगह लिख सकते हो बाय कॉमन आयन इफेक्ट, दैट इज बाय एडिंग एनी इनऑर्गेनिक एसिड। देखो क्या बोला बच्चे कि आप यहां से कुछ भी इसको आप ऑर्गेनिक में निकालना चाहते थे, तो क्या हुआ, ये एसिड टूट जाती है हमारे पास। लाइक अगर AH लिखा है तो ये A प्लस प्लस, ये A नेगेटिव प्लस ये H पॉजिटिव देगा। तो ये एसिड आप क्या है, अगर ये इसमें कम टूटेगा तो इसका मतलब कम सोल्यूबल है, और इसमें ज़्यादा सोल्यूबल हो जाएगा तो पहले कुछ अमाउंट टूट रहा था, 20% टूट रहा, 30, 50, 70%। अगर आप इसमें कोई HCl डाल दो, H2SO4 डाल दो स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये नहीं टूटेगा, ये कम टूटेगा ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। अगर ये कम टूटेगा इसका मतलब इसके अंदर, इसकी वाटर के अंदर सोल्यूबिलिटी और कम हो गई, लेकिन इसके अंदर तो उसकी ज्यादा है, तो इसकी तो उतनी ही है, लेकिन वाटर में उसके रिस्पेक्ट में कम हो रही, तो डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, ज्यादा आएगा। अगर आप देखोगे कि इसके अंदर कितना रेशियो और इसके अंदर कितना रेशियो है, अगर आप देखते कि कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सक्सेनिक एसिड इन वाटर, पहले अगर वो 1 आ रहा है, अब क्या हुआ, धीरे धीरे वो इसमें डिजोल्व होना बंद हो गया है, तो इसी में तो रहेगा, इसका मतलब उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होने लग जाएगी, इंक्रीज, यानी कि उसके अंदर सोल्युबिलिटी ज्यादा, तो यहां से फटाफट इसमें चला जाएगा, इसमें रहना फेवर नहीं। तो यही चीज की एग्जांपल के साथ किया कि अगर हम एसिड को रिमूव करना था ऑर्गेनिक को, तो हम ऐसे कर सकते हैं, या फिर हम दूसरा, अगर एसिड ना है, मेरे पास कोई भी कंपाउंड है, तो हम क्या लिखेंगे, द value of distribution coefficient of compound between water in which it is already present, and extracting solvent must be in favor of extracting solvent। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बच्चे कि देखो कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट है, ये क्या बताता है कि वो ज्यादा सोल्यूबल होगा दूसरे कंपाउंड में, तो इसके अंदर से वो सेपरेट हो जाएगा, सेम। तो ये याद रखना है, एंड इट इज ए मल्टी स्टेप। हमें एक पॉइंट याद रखना है कि हेयर all the extracting solvent should not be used in one lot, LOT। वन लोट का मतलब है एक ही टाइम में, सिंगल टाइम में, बट इट शुड बी यूज्ड इन इंस्टॉलमेंट, कि स्मॉल अमाउंट में यूज करने हैं आप। 5 ml 1 लीटर है, तो ऐसा नहीं एक ही बार में सेक करोगे तो पूरा नहीं निकलेगा। अगर आप उसका 10 100 ml लेके सेक कर रहे हो, तो उसमें सादा एक्सट्रैक्ट निकलेगा और आपका ये प्योर बचेगा, प्योर वाटर बचेगा। ये आपका जो आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते थे कंपाउंड कंप्लीट एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, शुड बी यूज इन इंस्टॉलमेंट, ये चीज ध्यान रखनी। और दूसरा, सोलवेंट के अंदर उसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए थी। अब यहां पे लिखेंगे, नाउ वी derive an expression for the amount of compound left unextracted in aqueous solution, या कोई भी सॉल्यूशन। तो ये क्या बोल रहे हैं कि देखो कि एक्सप्रेशन निकाल रहे किसके लिए, वो कंपाउंड जो बचा हुआ है इसमें, अगर ये ज्यादा बचा हुआ है, इसका मतलब ज्यादा बेटर हमारे लिए काम नहीं है। कोई कंपाउंड था, हमें सेपरेट करना था वाटर से।
अगर वो यहाँ पे उसकी अमाउंट ज्यादा बची तो हमारे लिए कोई यूज नहीं है हमारे मेथड का, हमारा टाइम ही वेस्ट हो रहा है क्योंकि हमें वो कंपाउंड नहीं मिल रहा। लेकिन अगर इसमें अमाउंट कम बच रही है, मिनिमम अमाउंट बचे, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा हमने उसको निकाल लिया है, तो वो या इंप्योरिटी होती तो ज्यादा से ज्यादा हमने इंप्योरिटी को निकाल दिया, तो वो मेथड हमारे लिए बेस्ट होता है। तो जितनी कम अमाउंट बचेगी अनएक्सट्रैक्टेड कंपाउंड की, उतना ही बेटर हमारा प्रोसेस हो जाएगा। कौन सा प्रोसेस? एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। तो अब हम यहां पे निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए हमने क्या बोल दिया कि मेरे पास मान लिया कि सोलवेंट ए था, दिस इज सोलवेंट ए, दिस इज सोलवेंट ए, जिसके अंदर मेरा कंपाउंड प्रेजेंट है। अब हमने क्या किया, इसके साथ हमने एक्सट्रैक्टिंग सोलवेंट ले लिया, एक्सट्रैक्टिंग सोलवेंट। अब ये एक्सट्रैक्टिंग सोलवेंट लिया, ये ए अमाउंट था। तो अगर मैंने माना इसकी इनिशियल वॉल्यूम कितना था, वी वॉल्यूम था, कैपिटल वी ml था। इसका जो वॉल्यूम है वो क्या, स्मॉल वी से रिप्रेजेंट कर दिया कि मैं हर बार एक स्मॉल वी ml यूज कर रहा हूं इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। और यहां पर हमें अगर हम बोलते कि जो इनिशियल अमाउंट प्रेजेंट है मेरे कंपाउंड की वो कितनी है, W ग्राम प्रेजेंट है। ये इनिशियल प्रेजेंट है, इनिशियल अमाउंट मेरे कंपाउंड की। और जब ये एक्सट्रैक्ट किया तो कुछ अमाउंट इसमें से इसमें चला जाएगा, तो मैं यहां पे बोल सकता हूं लेफ्ट अमाउंट कितनी है, यहां पर W1। मान लिया कि लेफ्ट अमाउंट ये कितना हो गया, W1 ग्राम, कि इसके अंदर W1 ग्राम बच गया, तो मेरे पास ऊपर कितना चला जाएगा, W माइनस W1, ये कैपिटल W माइनस W1। बच्चे ये चीज ध्यान देने की है, इसी का यूज करने वाले हम केवल। क्या हमने माना कि मेरा सोलवेंट ए था जिसकी इनिशियल वॉल्यूम V था और उसके अंदर W ग्राम प्रेजेंट है, मैंने एक एक्सट्रैक्टिंग सोलवेंट लिया V, उसके साथ इसको मिक्स किया तो मेरा कुछ कंपाउंड उसमें चला गया। उसके जाने के बाद जो इसमें मेरा कंपाउंड बचा हुआ वो कितना बचा, W1 ग्राम। तो ऊपर वाले में कितना चला गया, W माइनस W1, और उसकी वॉल्यूम कितनी है, V है। तो यहां से अब मैं क्या निकाल सकता हूं कि मेरे पास कंपाउंड यहां पे भी प्रेजेंट है, यहां पे भी प्रेजेंट है, यहां पे तो कितना बचा हुआ है, W1 ग्राम। नीचे वाले में कितना है, W1 ग्राम। ऊपर वाले में कितना है, W माइनस W1 ग्राम। तो मैं निकाल सकता हूं नाउ अप्लाइंग, अब लिख देंगे क्या, लेट द initial amount, let the W amount of compound is present initially in solvent A having volume V. Now when we use V ml of extracting solvent, then W1 small W1 gram of compound left behind in W1 gram compound left behind in solvent A, कि ये इतना बच गया हमारे पास। नाउ अप्लाइंग डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अप्लाई करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, तो ये क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड इन ए सोलवेंट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड इन बी, या ये कौन सा था, एक्सट्रैक्टिंग सोलवेंट, दिस इज एक्सट्रैक्टिंग सोलवेंट, दिस इज इक्वल्स टू के। इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अब मैं वैल्यू पुट अप करूंगा, कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड इन, इसके अंदर कंसंट्रेशन क्या हो गई, बाय पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1 क्या हुआ, देखो कंपाउंड की ए में कितना है, ए में कितना बच गया। अब क्या है, कंपाउंड की क्या है, इसकी कंसंट्रेशन लिखते हैं। कंसंट्रेशन क्या है, कितनी अमाउंट है और कितने वॉल्यूम में। तो यहां से क्या आएगा, दिस इज इक्वल्स टू W1 अपॉन V, ये कैपिटल V है बच्चे, ये इतना हो गया इस तरीके से W1 अपॉन V डिवाइडेड बाय सोलवेंट B में कितनी है, दिस इज इक्वल्स टू W माइनस W1 डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा, स्मॉल v, दिस इज इक्वल्स टू K। इस तरीके से, क्योंकि कंसंट्रेशन क्या होती है, कितने मोल्स प्रेजेंट है, कितनी अमाउंट प्रेजेंट है, कितने वॉल्यूम में, तो इतने वॉल्यूम में था तो ये कंसंट्रेशन होगी, ये इतने वॉल्यूम में तो ये, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, W1 अपॉन V इक्वल्स टू, ये कैपिटल V है, इक्वल्स टू K इंटू W माइनस W1 अपॉन V स्मॉल v। अब भाई हम W1 को एक साइड लेके आ जाए तो यहां से क्या आएगा,
v से मल्टीप्लाई ये इधर से, तो क्या आएगा W1 इंटू वी इक्वल्स टू के W v माइनस के W1v। इस टर्म को इस साइड उठा के लेके आए तो क्या बनेगा W1v प्लस के W1v इक्वल्स टू के WV। यहां से मैं क्या कॉमन लिख सकता हूं W1, तो W1 कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बचेगा V प्लस के V इक्वल्स टू के V W, ऐसा लिख सकता हूं बच्चे। यहां से W1 की वैल्यू क्या आ जाएगी K इंटू वी डिवाइडेड बाई V प्लस के वी इंटू में इसको ऐसे W के साथ लिख सकता हूं, इसको मैं इक्वेशन 2 बोल सकता हूं। तो इसने क्या बोला कि कितनी अमाउंट लेफ्ट रह गई, कितनी अमाउंट बच गई और उसकी वैल्यू इसके इक्वल है। अगर हम फिर बोलें कि अब हमने इसको डिस्कार्ड कर दिया, इसको फेंक दिया, फिर हमने नाउ अगेन आफ्टर सेकेंड ऑपरेशन इफ W2 is the amount left unextracted in solvent A, then by applying डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। क्या बोल दिया बच्चे, अब ध्यान से सुनो इसने क्या बोला यहां पर कि अब दोबारा से हम लोगों ने फिर दोबारा से स्मॉल v ml लिया सोलवेंट का, अब स्मॉल v ml लेंगे सोलवेंट का और उसको फिर दोबारा से क्या किया, सेक किया, तो कुछ अमाउंट चला गया। अब यहां पे W1 बचा था, अब कह रहे हैं यहां पे W1 नहीं बचा, तो कितना बचा है। अब सेकंड टाइम में यहां पर जब पहले W1 था, अब यहां पे इनिशियल क्या हो गया W1, दिस इज द इनिशियल, और अब यहां पे बचा कितना है लेफ्ट। सेकंड ऑपरेशन के बाद जब हमने दोबारा से स्मॉल v ml यूज किया, ये कैपिटल V वॉल्यूम में था यहां पर, तो यहां पे कितना बच गया W2, तो ऊपर कितना चला गया यहां पे कितना चला जाएगा W1 माइनस W2 ऊपर चला गया। ये कितने में प्रेजेंट है V में, ये कितने में प्रेजेंट है इस कैपिटल V में। तो मेरे पास फिर दोबारा से क्या आ जाएगा, एप्लीकेशन यहां पे लगाएंगे तो क्या से क्या दिखाएंगे W2 अपॉन V कैपिटल V अपॉन W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाय स्मॉल v, दिस इज इक्वल्स टू k। अरे ये k तो फिक्स ही रहेगा क्योंकि जो कंपाउंड है मेरे पास ये कांस्टेंट हो गया। यहां से फिर दोबारा क्या करेंगे W2 अपॉन v इक्वल्स टू k इंटू W1 माइनस W2 अपॉन v। अब यहां से ऑन सोल्विंग ये तो सेम इक्वेशन आ गई, सोल्विंग दिस वी गेट क्या, क्योंकि इसको मैं यहां से ही देख सकता हूं क्या आएगा, ये कैपिटल W, ये इनिशियल वॉल्यूम था, तो यहां पे इनिशियल वॉल्यूम कितनी W, तो यहां से मेरे पास क्या आएगा W2 इज इक्वल्स टू K इंटू वी डिवाइडेड बाई V प्लस के वी, या इसको सोल्व करना पड़ता है ऐसे इंटू यहां पर आ जाएगा W1, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन 3। अब हम क्या कर सकते हैं, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ W1 इन इक्वेशन 3, क्योंकि ये W1 की तो वैल्यू हमें पहले ही पता चल चुकी है, ये इसके इक्वल है। अगर इसमें पुट अप करूंगा तो क्या आएगा W2 इज इक्वल्स टू के वी अपॉन वी प्लस के वी इंटू सेम के वी अपॉन वी प्लस के वी इंटू W। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू W2 इज इक्वल्स टू के वी अपॉन वी प्लस के वी का स्क्वायर इंटू W। ऐसे ही मैं फिर क्या करूं, थर्ड इंस्टॉलमेंट में ही करूं आफ्टर थर्ड ऑपरेशन। इसका मतलब इसको मैं डिस्कार्ड कर दूं, फेंक दूं, फिर V ml लूं, तो अब मैं बोलूंगा W3 लेफ्ट है, तो देयरफॉर आफ्टर एन ऑपरेशन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट अनएक्सट्रैक्टेड विल बी इक्वल्स टू कितनी WN इक्वल्स टू, यहां पे देखो 2 था तो 2 n की पावर, अगर मैं n ले जाऊंगा तो क्या है, दिस इज KV अपॉन V प्लस KV की पावर n इंटू W। तो देखो एक चीज बचे इस एक्सप्रेशन में, ये अमाउंट बचेगी मेरे पास लास्ट में अनएक्सट्रैक्टेड। अगर मैंने उसको 10 बार किया, 1 बार किया, 2 बार किया, तो इसका क्या मीनिंग है, देखो यहां पे डिनोमिनेटर बड़ा है, ये इस वाली ऊपर वाली टर्म से ये क्या है, हेयर डिनोमिनेटर DENO डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन,
is greater, therefore it is always less than 1. ये बड़ा है तो ये क्या है, वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ, ये टर्म जितनी बड़ी होगी उतना ही कम अमाउंट मेरे को बचेगा। देखो कैसे, मान लिया कि मेरे पास नीचे 1/2 था, तो मेरे पास देखो या वैल्यू पुटअप कर देते, इनिशियल W था तो मेरे पास क्या था बच्चे, W1। एक ऑपरेशन के बाद कितना अमाउंट बचना था, अगर मैंने बोल दिया कि इसकी वैल्यू है नीचे वाली टर्म की, ये अगर ये 1 होता KV1 और इसकी सम हो जाता 1/2, तो मैं क्या करता, इक्वल्स टू 1/2 एक ही बार इंटू W, इतना बच जाता। दूसरी बार में क्या होता, W2 कितना बचता, 1/2 का क्या हो गया, स्क्वायर इंटू W, और W के वैल्यू में भी 1 बोल दूं तो 1 अभी कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 इंटू W। W3 कितना बचेगा, 1/2 की पावर 3, W इक्वल्स टू क्या है 1/8 W। तो देखो क्या है, 1/2 का मतलब होता है 0.5 बच गया, यानी कि जब आपने एक बार ऑपरेशन किया तो आपने उसका 50% ही निकाला, 50% बच गया। जब दूसरी बार किया तो 4 से 1 को डिवाइड करोगे तो क्या है, पॉइंट इक्वल्स टू 0.20 W, तो ये 0.20 डबल, तो कितना है 80% निकल गया, 20% बच गया। जब 1.8 करोगे तो ये 10 से करोगे तो मेरे पास 10/, तो कितना आएगा 0.1, फिर 10, 0.11 W। इसका मतलब क्या है, जब तीसरी बार किया तो 0.11 ही बचा है, बाकी आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया। ऐसे ही जब आप W4 निकालोगे तो ये 1/2 की पावर 4 इंटू W क्या आएगा 1/16 W। 1/16 W का मीनिंग क्या हो गया 0.0, फिर 100 6 W, यानी कि 0.06 ही बचा है, इनिशियल जितना भी होता उसका बाकी एक्सट्रैक्ट हो गया। तो देखो क्या हुआ बच्चे, जितनी ज्यादा बार मैं निकाल रहा हूं, सोल्वेंट ले रहा हूं, यूज कर रहा हूं, यानी कि जितनी बार मैं इस प्रोसेस को ऑपरेट करूंगा, इस ऑपरेशन को, उतनी ही कम बचता रहेगा, उतना ही लेफ्ट बिहाइंड, इसका मतलब उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा एक्सट्रैक्शन। तो यहां से हमें पता चला कि ये बड़ी टर्म नीचे है, तो ओवरऑल जब हम इसको नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ाएंगे, इसकी पावर बढ़ती चली जाएगी, पावर बढ़ती चली जाएगी, तो ये जो होगा लेफ्ट एंड एक्सट्रैक्टेड। अब एज द वैल्यू लिख सकते हैं, देयरफॉर एज द वैल्यू ऑफ n increases the amount of substance left unextracted decreases। ये एक सिंपल पॉइंट हो गया बच्चे, जितनी बार रिपीट करोगे, ये 1/3 भी लेते तो सिमिलर, जितनी बार प्रोसेस को रिपीट करते उतना कम बचता, उतना ही प्रोसेस आपका एक्सट्रैक्शन इकोनॉमिकल हो जाता, उतना ही अच्छा हो जाता। तो देयरफॉर हम यहां पे बोल सकते हैं, देयरफॉर वी कैन से आवर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इज must be a multi-step extraction, must be a multi-step extraction process। ये मल्टी स्टेप होना चाहिए, ये एक सिंगल स्टेप में करेंगे तो 50% ही हम क्या कर पा रहे हैं, यूज कर पा रहे हैं। एंड बिकॉज इन मल्टी स्टेप प्रोसेस इस एफिशिएंसी इंक्रीजेस, ये तो हमें दिख रहा है, बिकॉज multi-step extraction increase the efficiency of process, कि इसकी प्रोसेस की क्या कर देते हैं, एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देते हैं। अगर इंप्योरिटी है तो बिल्कुल कम बचेगी, जितनी बार हम करेंगे उतना ज़्यादा साफ हो जाएगा। कंपाउंड को सेपरेट करना तो बिल्कुल हमारा जितना कंपाउंड है सारा का सारा क्या हो जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा। तो बच्चे ये एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। तो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 एप्लीकेशंस जो आएंगी हमारे बीएससी के सिलेबस के अंदर है, और जो हमारे बीएससी के एग्जाम्स में आएंगी वो कौन सी थी, एक तो ये इन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन की हमने कैसे किया, ये बताता है कितना अमाउंट बचा हुआ है, तो जितने नंबर ऑफ स्टेप इंक्रीज होते हैं उतनी अमाउंट कम बचती है और प्रोसेस बढ़िया हो जाता है। सेकंड था कि हम अगर कोई केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन है जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन टेक पार्ट कर रही है, उसके अंदर हो रही है, तो हम उसके अंदर उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या K' या K की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की हेल्प लेकर। तो ये थे हमारे एप्लीकेशंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ।